इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अलवर से। अलवर जिले में एक बलेटा नाम का गांव पड़ता है और इसी बलेटा गांव में रहने वाला गगन सिंह जो कि इस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में सड़क के किनारे पर फल बेचने का ठेला लगाया करता था। गगन सिंह अच्छे खासे फल बेच लिया करता था, ठीक ठाक पैसे भी कमा लिया करता था। गगन सिंह इतने पैसे कमा लेता था कि जिससे इसके घर का गुजारा बड़ी आसानी से चल जाया करता था। लेकिन गगन सिंह में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी कमी होती है, गगन सिंह सिगरेट पीने का आदी होता है। गगन सिंह सुबह से लेकर शाम तक काफी ज्यादा सिगरेट पी जाया करता था। पैसे जरूर कमाता था लेकिन अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। गगन सिंह के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम रेनू होता है। रेनू जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। रेनू हर समय अपने घर के कामकाज करती रहती थी। अब इसी घर के अंदर रेनू की एक देवरानी भी होती है जिसका नाम कंचन देवी होता है। कंचन देवी एक विधवा महिला होती है। कंचन के पति की 3 साल पहले किसी कार दुर्घटना में मौत हो जाती है और फिर भी कंचन दूसरी शादी नहीं करती है, बल्कि वह अपनी जेठानी रेनू के साथ इसी घर में रहना शुरू कर देती है। और इस तरीके से इनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और आज के समय में गगन सिंह की तबीयत काफी खराब हो जाती है। गगन सिंह अपनी पत्नी रेनू को कहता है कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और इसके बाद जो रेनू होती है अपने पति गगन सिंह को लेकर पास के ही हॉस्पिटल में चली जाती है, जहां पर डॉक्टर अब गगन सिंह का मेडिकल चेकअप करता है। जैसे ही इसका मेडिकल चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर अब गगन को कहता है कि गगन, तुम ज्यादा सिगरेट पीते हो और ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारे फेफड़ों में बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। तुम काफी ज्यादा बीमार भी हो जाओगे अगर ऐसा ही हाल चलता रहा। इसके बाद डॉक्टर गगन सिंह को सलाह देता है कि तुम्हें घर पर रहकर आराम करना है और कुछ दवाइयां खानी है और सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना है। इस तरह से अब गगन सिंह कुछ दवाइयां लेता है और दवाइयां लेने के बाद गगन सिंह और उसकी पत्नी रेनू देवी ये अपने घर पर आ जाते हैं। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है लेकिन रेनू और कंचन ये दोनों काफी परेशान हो जाती है। रेनू कंचन को कहने लगती है कि घर में कमाने वाला सिर्फ मेरा पति है और कोई भी नहीं है और कमाई का दूसरा जरिया भी नहीं है। उसी समय रेनू का पति गगन सिंह अपनी पत्नी को कहने लगता है कि रेनू, तुम ही मेरे दुकान पर जाना शुरू कर दो और वहां पर जाने के बाद फल बेचना शुरू कर दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। रेनू अपने पति गगन को कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कल से ही दुकान खोलना शुरू कर दूंगी। और इस तरह से जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास रेनू अपने घर से टिफिन लेती है और टिफिन लेने के बाद वह पास के ही नजदीकी शहर में चली जाती है और वहां पर जाने के बाद ठेले पर अपना फल बेचना शुरू कर देती है। 2-4 ग्राहक भी आते हैं, फल खरीदते हैं और चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद वहां पर एक पुलिस दरोगा आता है और इस पुलिस दरोगा का नाम सोहन लाल होता है। सोहन लाल की नजरें जैसे ही रेनू देवी की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो सोहन लाल अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। सोहन लाल उसी समय रेनू के पास चला जाता है और रेनू को कहता है कि मुझे 2 दर्जन केले खरीदने हैं। और इसके बाद रेनू देवी इसको 2 दर्जन केले देती है और सोहन लाल इसको कुछ पैसे देता है। लेकिन सोहन लाल इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ लगातार देखता रहता है। सोहन लाल की नीयत में कमी आ चुकी होती है, लेकिन सोहन लाल फिर भी इस महिला रेनू देवी को कहता है कि तुम मेरा मोबाइल फोन नंबर लिख लो, अगर कोई परेशानी होती है या तुम्हें कोई यहाँ पर तंग करता है तो मेरे पास फोन कॉल कर देना, मैं 2-4 मिनट के अंदर ही यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तभी रेनू देवी सोचने लगती है कि ये तो भला पुलिस वाला है, लेकिन रेनू नहीं जानती थी कि यही सोहन लाल दरोगा आगे भविष्य में चलकर इसके साथ बड़े बड़े कांड करने वाला था। इस तरह से अब सोहन लाल इसको अपना मोबाइल फोन नंबर देता है। रेनू इससे मोबाइल फोन नंबर ले लेती है और फिर ये सोहन लाल पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही 20 मिनट का वक्त गुजरता है तो वहां पर 2 लड़के आते हैं जिनके नाम दिनेश और अंकित होते हैं। ये दोनों लड़के मन चले होते हैं। दोनों लड़के 1 दर्जन केले खरीद लेते हैं, वहीं पर बैठकर केला खाते हैं। और जब ये महिला रेनू देवी इन दोनों लड़कों से पैसे मांगती हैं तो ये दोनों लड़के पैसे देने से मना कर देते हैं। दोनों कहने लगते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते भी तो फिर भी हम तुम्हें पैसे देने वाले नहीं थे। इसके बाद ये महिला रेनू देवी काफी परेशान और उदास हो जाती है। इसके बाद रेनू काफी परेशान होकर थक हार कर उस सोहन लाल पुलिस दरोगा के पास फोन कॉल करती है। उसको कहती है कि मेरी इस ठेले के सामने 2 लड़के खड़े हैं, उन्होंने 1 दर्जन केले खा लिए हैं और दूसरा दर्जन केले मांग रहे हैं, लेकिन पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसके बाद सोहन लाल कहता है कि मैं अभी 2 मिनट में वहां पर पहुंच जाता हूँ। सोहन लाल उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद उन दोनों लड़कों को वहीं पर पकड़ लेता है। उनकी काफी देर तक पिटाई करता है और फिर ये दोनों लड़के इस महिला रेनू देवी को पैसे भी देते हैं और यहाँ से फिर वो लड़के चले जाते हैं।
लेकिन सोहनलाल ने इस महिला रेणु देवी का दिल जीत लिया था। अब ये महिला रेणु देवी आंख बंद करके इस सोहनलाल पर भरोसा करना शुरू कर देती है। सोहनलाल भी हर रोज इससे केले खरीदने के बहाने इसके ठेले पर आ जाया करता था, इससे बातचीत किया करता था और इसका मन जीत लेता है। इस तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 15 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है और रेणु देवी अपने ठेले पर फल बेच रही होती है। काफी ज्यादा ग्राहक इसके ठेले पर आते हैं, इससे फल खरीदते हैं और आज इसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है तो रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है, रेणु देवी अपना ठेला बंद कर देती है और बस स्टैंड पर आ जाती है। लेकिन आज रेणु देवी की बस छूट गई थी। वहां पर कोई भी ऑटो रिक्शा उसको नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो गांव में जाने के लिए वो तैयार नहीं होता है। अब परेशान होकर ये महिला जो रेणु देवी होती है, सोहनलाल पुलिस दरोगा के पास फोन कॉल करती है। उसको कहती है कि आज मेरी बस छूट चुकी है, कोई भी ऑटो रिक्शा गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है। सोहनलाल कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ कर आऊंगा। और उसके बाद सोहनलाल अपने पुलिस थाने से मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता है। थोड़ी देर में वह रेणु के पास आ जाता है और रेणु को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ, तुम जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पी लो और मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें गाँव में छोड़कर आता हूँ। रेणु सीधी सादी महिला होती है, वह उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है। लेकिन रेणु देवी नहीं जानती थी कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोहनलाल ने नशीला पदार्थ मिला दिया था। और इस तरह से जैसी कोल्ड ड्रिंक खत्म कर ली जाती है तो रेणु देवी इस सोहनलाल की मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। सोहनलाल पुलिस दरोगा मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त गुजर जाता है, तभी रेणु देवी कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। इसके बाद सोहनलाल पुलिस दरोगा रेणु को कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो पास में ही मेरा एक प्लॉट पड़ा है और उस प्लॉट में मैंने एक कमरा बना रखा है, तुम थोड़ी देर वहां पर आराम कर लो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इसके बाद हम गांव में चले जाएंगे। अब रेणु विश्वास करके भरोसा करके इस बात को मान लेती है और इस तरह से अब सोहनलाल पुलिस दरोगा इस महिला रेणु देवी को लेकर अपने प्लॉट में चला जाता है। प्लॉट में एक कमरा बना होता है, उस कमरे का दरवाजा खोल लिया जाता है और फिर सोहनलाल इस महिला को लेकर इस कमरे के अंदर चला जाता है और ये महिला रेणु कमरे के अंदर बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन थोड़ी सी देर गुजरने के बाद ये महिला रेणु मौके पर ही बेहोश हो जाती है और जैसी ये बेहोश होती है तो सोहनलाल पुलिस दरोगा उसी समय इस कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर ये पुलिस वाला सोहनलाल इस महिला रेणु देवी के शरीर से एक एक कपड़ा उतारना शुरू कर देता है और जैसे ही बदन से सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं तो सोहनलाल पुलिस दरोगा का गंदा खेल शुरू हो जाता है। ये पुलिस वाला इस महिला रेणु देवी के साथ बेहोशी की हालत में ही गलत काम करना शुरू कर देता है। सोहनलाल इसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। सोहनलाल तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है और जैसे सोहनलाल का ये गंदा खेल खत्म हो जाता है, इसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, तो सोहनलाल यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि सोहनलाल उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और इस महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और जैसी वीडियो बनकर तैयार हो जाती है तो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। फिर ये सब काम खत्म करने के बाद सोहनलाल अपने एक दोस्त पंकज के पास फोन कॉल करता है। पंकज को बोला जाता है कि आज मैंने एक चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया है, अगर तुम भी उस चिड़िया के पर कतरना चाहते हो तो जल्दी से मोटरसाइकिल के माध्यम से मेरे प्लॉट में आ जाओ। पंकज जैसे ही अपने दोस्त सोहनलाल की बात को सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। पंकज एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि महिलाओं का काफी शौकीन होता है। पंकज भी उसी समय मोटरसाइकिल लेकर 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही उस प्लॉट में पहुंच जाता है और फिर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। सोहनलाल दरोगा कमरे का दरवाजा खोल देता है और फिर पंकज भी इसके साथ बैठ जाते हैं। लेकिन सोहनलाल कहने लगता है कि पंकज, ये थोड़े से पैसे पकड़ो और शराब खरीद कर ले आओ, फिर हम पूरी रात यहाँ पर गुजारने वाले हैं। इसके बाद पंकज पैसे लेकर मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके पर जाता है। वहां से शराब खरीदने के बाद कुछ खाने पीने का सामान खरीदता है और ये सारा सामान लेने के बाद पंकज कुमार अब इस प्लॉट के कमरे में वापस आ जाता है। फिर ये दोनों बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं और जब पंकज और सोहनलाल को नशा हो जाता है तो पंकज कहता है कि अब मैं इस महिला के साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। सोहनलाल कहता है कि मिलकर वक्त गुजारते हैं और इस तरह से अब सोहनलाल और पंकज ये दोनों ही बेहोशी की हालत में रेणु के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये दोनों तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो फिर सोहनलाल और पंकज इस कमरे के अंदर ही बैठकर फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग रात के करीब 3 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। उसी समय रेणु की आंखें खुलती है।
रेनू की जैसी आंखें खुलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रेनू देखती है कि उसके तन बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, वह बिल्कुल निर्वस्त्र हालत में लेटी होती है। और अपनी ऐसी हालत को देखकर रेनू तुरंत अंदाजा लगा लेती है कि इस पुलिस दरोगा ने उसके साथ गलत काम किया है। और इसके बाद रेनू देवी सोहनलाल और उसके दोस्त पंकज को गालियां देना शुरू कर देती है, लेकिन सोहनलाल कहने लगता है कि तुम मुझे गालियां नहीं दे सकती हो। अब सोहनलाल अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। सोहनलाल उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है, रेनू के सामने रख देता है। और रेनू जब अपनी अश्लील वीडियो उस मोबाइल के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रेनू कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन सोहनलाल कहने लगता है कि हम बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा कर चुके हैं और तेरे साथ भी अब ये सारी उम्र होने वाला है। और इस तरह से अब सोहनलाल अपने पूरे काम को खत्म करने के बाद इस महिला रेनू को कहता है कि मैं तुझे तेरे घर तक भी छोड़कर आता हूँ। इसके बाद सोहनलाल अब अपनी मोटरसाइकिल लेता है और इस महिला रेनू को मोटरसाइकिल पर बैठाकर इसके गांव तक भी छोड़कर आता है। जैसे ये महिला अपने घर पर पहुंचती है तो इसका पति गगन सिंह कहने लगता है कि तुम आज बहुत लेट घर पर आई हो, ऐसी क्या बात थी। तभी ये महिला रेनू देवी झूठ का सहारा लेती है, कहती है कि बाहर बरसात हो रही है और मैं अपनी एक सहेली के घर रुक गई थी और इसके बाद मैं अपने घर पर आ जाती हूँ। और इस तरह से झूठ बोलकर ये जो महिला रेनू होती है अपने पति गगन सिंह को भी धोखा दे देती है। इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन जैसे अगला दिन होता है तो रेनू देवी आज अपने ठेले पर नहीं जाती है, अपनी दुकान नहीं खोलती है। 3-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है, रेनू देवी अपने घर पर ही रहती है। दूसरी तरफ सोहनलाल अपने मन में सोचने लग जाता है कि रेनू देवी अपनी दुकान पर क्यों नहीं आती है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 25 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोहनलाल अपने पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। उसी समय सोहनलाल सोचने लगता है कि क्यों न रेनू देवी के घर पर चलना चाहिए, उसके घर पर जाकर एक बार उससे बात पूछ लेनी चाहिए कि वो दुकान पर क्यों नहीं आती है। उसी समय सोहनलाल अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और रेनू देवी के गांव में आ जाता है। रेनू देवी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन रेनू अपने घर का दरवाजा नहीं खोलती है, बल्कि रेनू की देवरानी कंचन देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है। और कंचन देखती है कि उसके सामने एक पुलिस दरोगा खड़ा होता है। कंचन जैसे इस पुलिस दरोगा को देखती है तो काफी डर जाती है, लेकिन सोहनलाल की नजरें जैसी कंचन देवी की कंचन काया पर पड़ती है तो ये दरोगा अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला तो रेनू से भी काफी खूबसूरत है, क्यों ना इसको भी अपने जाल में फंसा लिया जाए। और इस तरह से कंचन देवी की खूबसूरती की तरफ देखते हुए ये पुलिस दरोगा सोहनलाल कहने लगता है कि मैं रेनू देवी से मिलने आया हूँ। रेनू देवी का ठेला चोरी हो गया है और मैं उसे नया ठेला खरीद कर देने वाला हूँ। और इस तरह से ये दो बातें कहने के बाद ये पुलिस दरोगा सोहनलाल अब इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वह सीधा ही रेनू देवी के पास आता है, रेनू को कहता है कि तुम अपनी दुकान पर क्यों नहीं आती हो। रेनू देवी कहने लगती है कि आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है, बस इसी वजह से मैं दुकान पर नहीं आई हूँ। लेकिन सोहनलाल पुलिस दरोगा इस महिला को कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, चलो एकांत से कमरे में चलते हैं। और इसके बाद रेनू और सोहनलाल ये दोनों अलग से कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद सोहनलाल कहने लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे प्लॉट के कमरे में आना पड़ेगा। तभी रेनू कहती है कि आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं वहां पर नहीं आ सकती हूँ। लेकिन उसी समय सोहनलाल कहता है कि तेरे घर के अंदर ये खूबसूरत महिला कौन है। रेनू कहती है कि ये मेरी देवरानी है। सोहनलाल कहने लगता है कि फिर इस महिला को ही आज रात मेरे प्लॉट वाले कमरे में भेज देना। रेनू देवी जैसे ही सोहनलाल की सारी बातों को सुनती है तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रेनू देवी कहती है कि मैं अपनी देवरानी कंचन को वहां पर नहीं भेजने वाली हूँ। लेकिन इसके बाद सोहनलाल इस महिला को धमकी देता है, डराता है और कहता है कि तेरी अश्लील वीडियो मेरे पास है, अगर तूने इस महिला को मेरे पास नहीं भेजा तो फिर मैं तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। और इस तरह से सोहनलाल अब रेनू देवी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। रेनू देवी इसकी सारी शर्तों को मान लेती है। रेनू कहती है कि कोई बात नहीं, आज रात मैं इस कंचन को तुम्हारे पास भेज दूंगी। और इस तरह से सोहनलाल इस घर से बाहर निकलता है और फिर अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने पुलिस थाने में चला जाता है। अब जैसे शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर रेनू अपनी देवरानी कंचन को कहती है कि कंचन, आज इस पुलिस दरोगा के बेटे का जन्मदिन है और मेरी तबीयत खराब है, ऐसा करो कि तुम इसके कमरे पर चली जाना और जैसे इसके बेटे का जन्मदिन मना लिया जाएगा तो फिर ये पुलिस वाला तुम्हें खुद ही घर पर छोड़ने आएगा। कंचन देवी खुश हो जाती है। कंचन कहने लगती है कि ये तो भला पुलिस दरोगा है, तुम्हारे लिए नया ठेला भी खरीद दिया है। और इस तरह से कंचन को भी इस पुलिस दरोगा पर काफी विश्वास हो जाता है। अब जैसे ही शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रेनू देवी अब सोहनलाल के पास फोन कॉल करती है। सोहनलाल को कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ
और कंचन को अपने साथ लेकर चले जाओ। इस तरह से सोहनलाल खुश होकर उसी समय अपने पुलिस स्टेशन से अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और फिर इसके बाद वह इस महिला रेणु देवी के गांव में फिर से चला आता है। कंचन पहले से ही जाने के लिए तैयार बैठी होती है और इस तरह से सोहनलाल अब कंचन देवी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने प्लॉट वाले कमरे पर ले जाता है। प्लॉट के कमरे का दरवाजा खोल लिया जाता है। सोहनलाल कंचन देवी को लेकर इस कमरे के अंदर चला जाता है, लेकिन कंचन कहने लगती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तभी पुलिस दरोगा कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैंने अपने प्लॉट वाले कमरे में ही अपने बेटे का जन्मदिन मनाने का इंतजाम किया है। थोड़ी देर में ही मेरा बेटा यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम जन्मदिन मनाएंगे और जन्मदिन मनाने के बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। लेकिन ये महिला कंचन देवी नहीं जानती थी कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। इस तरह से अब ये पुलिस दरोगा सोहनलाल इस कमरे से बाहर निकलता है, अपने दोस्त पंकज के पास फोन कॉल करता है। पंकज को कहता है कि आज एक दूसरी चिड़िया फंस गई है, अगर उसके भी पर काटना चाहते हो तो जल्दी से मोटरसाइकिल लेकर मेरे इस कमरे पर आ जाओ। लेकिन कमरे पर आने से पहले बीच रास्ते में एक शराब का ठेका पड़ता है, वहां से शराब भी खरीद कर ले आना। और इस तरह से जैसे ही पंकज अपने दोस्त सोहनलाल की सारी बातों को सुनता है तो पंकज उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर अब ठेके की तरफ चला जाता है। शराब खरीदी जाती है, खाने पीने का सामान खरीद लिया जाता है और फिर पंकज ये सारा सामान लेकर अब इस पुलिस दरोगा सोहनलाल के प्लॉट में आ जाता है और फिर दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। सोहनलाल कमरे का दरवाजा खोलता है और पंकज इस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। पंकज कहने लगता है कि मैं सारा सामान खरीद कर ले आया हूँ। अब जैसे ही शराब की बोतल थैले से निकाली जाती है और इस महिला कंचन देवी की नजरें शराब पर पड़ती है तो कंचन देवी को सोचने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगता है। कंचन देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि यहाँ तो कुछ और ही माजरा चल रहा है। कंचन को इन दोनों पर अब थोड़ा सा शक हो जाता है। इससे पहले कंचन देवी संभल पाती उसी समय पंकज इस महिला के मुंह पर हाथ रख लेता है। फिर इसके बाद सोहनलाल और पंकज दोनों मिलकर इस महिला कंचन देवी के हाथ पैर रस्सियों के साथ बांध देते हैं। इसके मुंह के अंदर रुमाल का कपड़ा ठूस दिया जाता है और ये सब काम करने के बाद अब ये पुलिस दरोगा सोहनलाल पंकज को कहने लगता है कि पहले बैठकर शराब पीते हैं और फिर इस महिला के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। और इस तरह से अब पंकज कुमार और सोहनलाल दोनों इस बंद कमरे के अंदर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब दोनों को शराब पीते पीते गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद सोहनलाल कहता है कि चलो इस महिला के साथ अपना वक्त भी गुजार लेते हैं। और इस तरह से अब पंकज और सोहनलाल कंचन के एक एक कपड़े को हटाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद सोहनलाल और पंकज दोनों ही कंचन के साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं। पंकज और सोहनलाल तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है, जब तक इनका मन नहीं भर जाता है। और जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो सोहनलाल उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और फिर इसके बाद इस महिला कंचन देवी की भी एक आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो बनाई जाती है। और जैसी वीडियो बनकर तैयार हो जाती है तो सोहनलाल इस महिला को वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी जेठानी रेणु की भी आपत्तिजनक वीडियो मेरे पास है, हमने उसको भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। और इस तरह से अब सोहनलाल इस महिला कंचन को कहने लगता है कि अब तो हर तीसरी रात तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ पर नहीं आती हो तो मैं तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। कंचन भी काफी डर जाती है। अब कंचन की समझ में सब कुछ आ चुका होता है। कंचन अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी जेठानी भी इसी तरह फंस गई होगी। और इसके बाद सोहनलाल कहता है कि मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारे घर पर छोड़ कर आऊंगा, लेकिन ये बात किसी को भी अगर तुमने बताई तो फिर तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और इस तरह से जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर सोहनलाल पुलिस दरोगा खुद ही मोटरसाइकिल पर इस महिला कंचन देवी को इसके गांव तक छोड़कर आता है। अब तो सोहनलाल का जब भी मन करता था वह कंचन को अपने इस कमरे पर बुलाता था और फिर इसके बाद पंकज और सोहनलाल दोनों इसके साथ अपना वक्त गुजारा करते थे। और जब भी इन दोनों का मन करता था दूसरी महिला रेणु को भी इस कमरे पर बुला लिया करते थे और उसका फायदा उठा लिया करते थे। लेकिन अब कंचन और रेणु दोनों परेशान और उदास रहने लग जाती हैं। कंचन और रेणु ना तो पुलिस का सहारा लेती है और ना ही ये बात किसी को बताती है, यहाँ तक कि ये बातें गगन सिंह को भी नहीं बताई जाती हैं। और इस तरह से एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 मई 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोहनलाल पुलिस दरोगा अब रेणु देवी के पास फोन कॉल करता है। रेणु को कहता है कि आज रात तुम्हें और कंचन दोनों को मेरे प्लॉट पर आना पड़ेगा और हमारे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। रेणु कहती है कि मैं तुम्हारे प्लॉट पर नहीं आऊंगी, लेकिन सोहनलाल इसको धमकी देता है, डराता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। और इस तरह से रेणु काफी डर जाती है। इसके बाद सोहनलाल इसको कहता है कि रात के करीब 10 बजे के आसपास मैं तुम दोनों को लेने के लिए तुम्हारे घर पर आऊंगा। और इसके बाद फोन कॉल काट दिया जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है
और जैसे ही रात के करीब 9:30 के आसपास का वक्त होता है तो सोहनलाल उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और फिर इसके बाद अपनी मोटरसाइकिल का रुख वह रेणु देवी के गांव की तरफ कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ रेणु और कंचन ने आज अच्छी सी योजना तैयार कर ली थी। रेणु और कंचन अब चाहती थी कि इस पुलिस दरोगा का खात्मा ही कर देना चाहिए और इस तरह से अब रेणु पहले ही घर के अंदर एक कुल्हाड़ी तैयार करके बैठी थी और साथ में जो कंचन होती है उसके हाथ में भी एक लोहे का सरिया होता है। इस तरह से अब दूसरी तरफ जो पुलिस दरोगा सोहनलाल होता है अपने दोस्त पंकज को साथ में लेकर रात के करीब 10:30 बजे के आसपास रेणु के घर पर आ जाता है। रेणु के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। रेणु और कंचन अपने घर का दरवाजा खोल देती है। अब जैसे ही सोहनलाल और पंकज इस घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो रेणु के हाथ में एक तेज धार कुल्हाड़ी होती है। रेणु देवी उसी समय कुल्हाड़ी को सोहनलाल के सिर में 2 बार मार देती है, जिसकी वजह से सोहनलाल नीचे गिर जाता है। तब तक जो कंचन देवी होती है वह पंकज के पेट में सरिया मार चुकी होती है। पंकज भी नीचे गिर जाता है। ये दोनों ही औरतें काफी गुस्से में पागल हो चुकी थी। दोनों औरतें घर का दरवाजा बंद कर लेती है और फिर इसके बाद फुर्सत में बैठकर रेणु देवी इस सोहनलाल का गला कुल्हाड़ी के साथ काटती है और जैसे ही सोहनलाल का खात्मा कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ कंचन भी उस पंकज के पेट में बहुत सारे सरिये घुसा चुकी होती है और पंकज भी मौके पर ही अपना दम तोड़ चुका होता है। अब ये दोनों औरतें इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती हैं। रेणु देवी कंचन को कहती है कि कंचन, हमने 2 कत्ल कर दिए हैं, 2-4 दिन के बाद हम पकड़े जा सकते हैं, क्यों न हम अपने आप को पुलिस स्टेशन में जाकर खुद ही सरेंडर कर देते हैं। कंचन भी मान जाती है और इसके बाद कंचन और रेणु देवी दोनों हिम्मत करके अब रात के ही समय में घर से बाहर निकलती हैं। 2-3 घंटों का वक्त गुजरने के बाद रेणु और साथ में कंचन देवी दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां पर एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम प्रकाश कुमार होता है। उससे बातचीत की जाती है। रेणु देवी प्रकाश कुमार को कहती है कि हमने 2 कत्ल किए हैं, जिसमें एक पुलिस वाले का भी कत्ल किया है। अब प्रकाश कुमार जैसे ही इन दोनों औरतों की बातों को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन प्रकाश कुमार कहता है कि तुमने 2 कत्ल क्यों किए हैं। तभी रेणु पूरी कहानी इस प्रकाश कुमार के सामने बताती है और कहती है कि इसी वजह से हमने 2 कत्ल कर दिए हैं। इसके बाद ये पुलिस दरोगा अपनी पुलिस टीम लेकर गांव में पहुंचता है और रेणु देवी के घर से सोहनलाल और पंकज कुमार का शव बरामद कर लिया जाता है। फिर इन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर रेणु और कंचन ने 2 कत्ल कर दिए थे, जिसकी वजह से पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब रेणु और कंचन देवी को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कंचन और रेणु ने सोहनलाल और पंकज के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।